अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चों, आप ठीक हैं? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कितनी किस्म की होती है, फ्रिक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रिक्शन की जो है वो तारीफ़ क्या है। फ्रिक्शन बुनियादी तौर पर वो मज़ाहमत है जो दो सतहों पर हरकत करने वाले अजसाम को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं या जिसका सामना करना पड़ता है। तो हरकत जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हम दोबारा से ज़रा इसकी तारीफ़ देखते हैं कि इसकी तारीफ़ है क्या। वो फोर्स जो दो सतहों के दरमियान हरकत के खिलाफ मज़ाहमत करती है, मज़ाहमत पेश करती है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन की हमने काफ़ी सारी जो है वो टाइप्स देखी थी। पिछले लेक्चर में हमने उसको समझा भी था। जैसे हमने देखा था हरकी फ्रिक्शन है, उसके बाद हमने देखा था साकिन फ्रिक्शन है, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन है या इंतहाई जो हरकत की कीमत होती थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम हरकत की एक और किस्म के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन ये हरकत की किस्म है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिसने दुनिया में जो है एक इनकलाब बर्पा कर दिया, दुनिया में इनकलाब ले आई ये रोलिंग फ्रिक्शन। इससे पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती थी। इस रोलिंग फ्रिक्शन की मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसने इनकलाब बर्पा किया। टायर जो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं, इस टायर की वजह से जो है दुनिया में इनकलाब आया। दुनिया में बेहतरीन इजादात में से एक इजाद जो है वो टायर है और इस टायर के अंदर ये रोलिंग फ्रिक्शन पाई जाती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन की तारीफ हम यूं करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन या हम इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन लिख लेते हैं पहले, रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसकी हम तारीफ लिखेंगे, वो फ्रिक्शन या वो मज़ाहमत जो घूमने वाले अजसाम को पेश आए रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। तो अभी हम रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में देखते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन वो मज़ाहमत जो घूमने वाले अजसाम को पेश आए उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बुनियादी तौर पर ऐसे अजसाम में पेश आती है जो घूम रहे होते हैं, जो स्लाइड नहीं कर रहे होते हैं बल्कि रोल कर रहे होते हैं। जैसे टायर है, टायर रोल कर रहा होता है, तो इस टायर की वजह से जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से जो फ्रिक्शन होगी उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो हम देखेंगे। ये एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन की हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जिस्म का काफ़ी हिस्सा जो है वो इसके साथ, इस सतह के साथ जो है वो मुंसलिक होता है। ये नीचे सतह है, नीचे सतह के साथ इस जो जिस्म है जो इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसके साथ मुंसलिक होता है। जबकि इसकी निस्बत अगर हम एक टायर को देख लेते हैं तो एक टायर में हम देखते हैं कि जिस्म का बहुत थोड़ा सा हिस्सा, अभी देखिए सिर्फ इतना हिस्सा जो है उसके अंदर ये स्लाइडिंग हो रही है और बाकी जो हिस्सा है, बाकी वाले हिस्से के अंदर स्लाइडिंग नहीं हो रही। जबकि इसके अंदर आप देखते हैं कि स्लाइडिंग ये वाला हिस्सा है, बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो सतह के साथ मुंसलिक है, सतह के साथ टकरा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं तो इस टायर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है वो सतह के साथ टच हो रहा है। जब सतह के साथ टच हो रहा है तो इसके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो भी कम होगी बनिस्बत स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। और दूसरी बात यह है
कि इसके अंदर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो यहाँ पर जो सुकूनी फ्रिक्शन होगी, यानी ये टायर है, ये अभी तक हरकत नहीं कर रहा, इसमें सुकून की हालत में जो फ्रिक्शन होगी उसकी वजह से क्या होगा कि ये टायर को आगे हरकत नहीं करने देगी, आगे मूव करने नहीं देगी। जब इसको आगे मूव नहीं करने देगी तो क्या होगा कि इसके अंदर हरकत पैदा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इसके अंदर थोड़ी सी हरकत पैदा होगी, आप देखते हैं कि ये टायर जो है ये आगे की तरफ आसानी के साथ हरकत करना शुरू कर देगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये बहुत कम होती है और इसके ज़रिए जो है वो बहुत आसानी पैदा होती है और जो है वो अजसाम को हम आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। बड़े बड़े जहाज़ होते हैं और बड़े बड़े जहाज़ों को, जो बहरी जहाज़ होते हैं, बहरी जहाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, हरकत देने के लिए आपने देखा होगा कि उसके नीचे जो है वो इस तरीके के साथ लकड़ी के ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, गोल गोल बांस लगाए जाते हैं, फिर उसको धक्का दिया जाता है। तो वो जहाज़ जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो है, बहुत बड़ा क्रेन भी नहीं हिला सकता, उसके नीचे टायर ये रख लेने से या लंबे डंडे इस तरीके के साथ रख लेने की वजह से हम उसे आसानी के साथ हरकत दे सकते हैं। और उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर स्लाइडिंग को जो है हम रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं। जब रोलिंग में चेंज कर देते हैं तो उसे एक जगह से दूसरी जगह हरकत देना बहुत आसान होता है। बहुत भारी भारी चीज़ें होती हैं, भारी भारी गाड़ियां हैं, भारी भारी ट्रक हैं, भारी भारी ट्रॉलर होते हैं, उन्हें हरकत देना बहुत मुश्किल होता है। टनों के हिसाब से जो है वो लेकर जाते हैं, वज़न को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। और ये टायर ही हैं कि जो इनकी फ्रिक्शन को जो है वो कम कर देते हैं। अगर वो टनों के हिसाब से चीज़ें पड़ी हों, उसको हिलाना, उसको उठाना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसको बहुत आसान कर देती है। फ्रिक्शन को कम करने कैसे किया जा सकता है, अभी हम ये देखेंगे कि ये फ्रिक्शन जो हमारे पास होती है ये फ़ायदेमंद भी होती है, नुकसानदेह भी होती है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो हमारे पास कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिनकी मदद से हम इस फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन को कम करने के तरीकों में नंबर 1 तरीका ये है कि सतहों को स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जो है वो हमवार कर लिया जाए, सतहों को हमवार कर लिया जाए, स्लाइडिंग सतह को हमवार बना दिया जाए। उसको हमवार बनाने से जो जिस भी जगह पर स्लाइडिंग हो रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा रगड़ वाली जगह है तो उस रगड़ वाली सतह को अगर हम हमवार बना लेंगे तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम होगी। दूसरी बात यह है कि बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाए। बॉल बेयरिंग्स आपने देखा होगा अक्सर टायर, ये टायर है, टायर के अंदर ये एक्सल होता है और एक्सल के अंदर यहाँ पर बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर ये छोटे छोटे बॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब ये टायर रोल हो रहा होता है, इसमें स्लाइडिंग हो रही होती है, तो इस स्लाइडिंग को कम करने के लिए ये बॉल बेयरिंग्स बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं और इसकी फ्रिक्शन को जो है वो मज़ीद कम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो टायर है बहुत आसानी के साथ इस एक्सल के ऊपर या इस बॉल बेयरिंग्स के गिर्द जो है वो बहुत आसानी के साथ हरकत करता है। जैसे ही इसके ऊपर वज़न पड़ता है, स्लाइडिंग जो है इसके अंदर होने लगती है, तो ये स्लाइडिंग को जो है रोलिंग में तब्दील कर देते हैं ये बॉल बेयरिंग्स और बड़ी आसानी के साथ जो है हम इसको एक जगह से दूसरी जगह हरकत दे देते हैं। तो बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल करके हम इस फ्रिक्शन को मज़ीद कम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम चिकनाई या तेल का इस्तेमाल करें। वो सतहें जो आपस में रगड़ रही होती हैं, अगर उसमें हम चिकनाई या तेल का इस्तेमाल करें तो फ्रिक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि इंजन के जो पुर्जे होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में रगड़ते हैं और उसको कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं। वो इंजन ऑयल क्या करता है कि उसकी फ्रिक्शन को कम कर देता है। बाज़ औक़ात सर्दियों में ये होता है कि जब आप दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर या दरवाजे में से आवाज़ें आती हैं, लेकिन अगर हम दरवाज़ों के कब्ज़ों के ऊपर जो है
वो थोड़ा सा हम ऑयल लगा दें, उस पर चिकनाई लगा दें या ग्रीस वगैरह का इस्तेमाल कर दें, तो उसकी वजह से रगड़ कम होती है और रगड़ कम होने की वजह से वो आवाज़ वगैरह जो है वो पैदा होनी ख़त्म हो जाती है। तो हम चिकनाई वगैरह का इस्तेमाल करके, तेल वगैरह का इस्तेमाल करके जो है हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो रेसिंग कार्स होती हैं, आपने देखा है कि रेसिंग कार की जो शक्ल, जो शेप होती है, उसे बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके के साथ बनाया जाता है ताकि जो है वो उनके अंदर जो है वो फ्रिक्शन कम से कम हो। गाड़ियों की शेप्स को जो है वो अक्सर, जैसे आप देखते हैं ना, गाड़ी की शेप को ऐसे बनाया जाता है ताकि उसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो, और यहाँ से जो हवा आ रही है गाड़ी की, वो गाड़ी की सतह के ऊपर जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर असरअंदाज ना हो। इसकी शेप को अभी देखें, यहाँ से हवा आ रही है, हवा की फ्रिक्शन को कम करने के लिए गाड़ी के जो अगले हिस्से की शेप है उसको ऐसे बनाया जाता है ताकि हवा यहाँ से आकर ऊपर की तरफ इस तरीके से गुजर जाए और गाड़ी को हवा की वजह से ज़्यादा मज़ाहमत नहीं हो। इसी तरीके से जहाज़ के जो अगले वाला हिस्सा होता है उसको भी कुछ इस तरीके के साथ बनाया जाता है। अगला हिस्सा इसका नोकीला होता है, तो इस अगले हिस्से के नोकीले होने की वजह से जो हवा होती है वो यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाती है और जहाज़ को उड़ने में कम मुज़ाहमत जो है वो पेश आती है। इस तरीके के साथ हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा, जो बहरी जहाज़ होते हैं, कश्ती वगैरह होती है, आप देखते हैं कि उसका भी ये अगले वाला जो हिस्सा होता है, अगले वाले हिस्से को कुछ इस तरीके के साथ बनाया जाता है ताकि जो है अगले वाला हिस्सा इसका पानी के साथ, क्योंकि ये वाला अगला वाला हिस्सा है, कश्ती का हिस्सा है, जहाज़ का हिस्सा है, तो अगले वाले हिस्से को थोड़ा सा इस शेप में बनाया जाता है, नोकदार शेप में बनाया जाता है, ताकि जब बहरी जहाज़ पानी में से गुज़र रहा हो तो पानी में से गुज़रते वक्त जो है उसके अंदर जो मज़ाहमत हो वो कम से कम हो। उसकी जो शेप होती है वो इस तरीके के साथ होती है, तो जब ये पानी में जा रहा होता है जहाज़, तो पानी और जहाज़ की जो सतह है उसके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको कम से कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है और जहाज़ जो है वो बआसानी पानी के अंदर जा रहा होता है। तो ये वो चंद एक तरीके हैं जिसके ज़रिए हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और फ्रिक्शन को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि जहाँ पर भी स्लाइडिंग हो रही होती है, अगर हम उसको रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील कर दें तो हमारी जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, अगर हमने इतने बड़े ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, इसकी इतनी सतह जो है वो ज़मीन के साथ रगड़ खा रही है, तो अगर हम इसके अंदर टायर लगा देंगे तो टायर लगाने की वजह से क्या होता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, वो रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील हो जाती है और हमें चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह हरकत देने के लिए जो है वो आसानी पेश आती है। तो एक तरीका ये भी है कि हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील कर दें तो भी फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग और स्लाइडिंग जो है स्किटिंग, ब्रेकिंग और स्किटिंग, ब्रेकिंग और स्किडिंग, ये हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है। आपने देखा होगा कि जब गाड़ी की ब्रेक बाज़ औक़ात लगाई जाती है तो गाड़ी थोड़ी सी स्किड करके आगे की तरफ चले जाती है, उसके अंदर थोड़ी सी स्किडिंग हो जाती है, गाड़ी जो है वो आगे की तरफ स्किड करती है। तो ये वो टॉपिक है जो हमें जो है बताएगा। ब्रेक जब गाड़ी के ऊपर लगाई जाती है तो गाड़ी की ब्रेक का इन्हिसार जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर होता है। गाड़ी की ब्रेक कैसी है, गाड़ी कैसी है, इसके अलावा चंद एक दूसरी चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर इसका इन्हिसार होता है, और वो होता है टायर और सड़क के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन के ऊपर भी ये जो है वो डिपेंड करता है। अगर आपके टायर और सड़क के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन इतनी है कि आप की जो ब्रेक है वो उसके ऊपर काबू पा लेती है तो आप आसानी के साथ रुक सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेक
की जो ताकत है उससे वो ज़्यादा है, तो आप आसानी के साथ जो है वो रुक नहीं सकेंगे, बल्कि आप स्किड करते हुए आगे जाएंगे। तो गाड़ी का एक्सेलरेशन जो है, अगर एक्सेलरेशन की कीमत, एक्सेलरेशन जो आपकी गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है, जिस भी स्पीड के साथ या जिस एक्सेलरेशन के साथ आपकी गाड़ी जा रही है, अगर वो एक्सेलरेशन ज़्यादा है और आपके टायर और सड़क के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कम है, तो क्या होगा कि गाड़ी आसानी के साथ नहीं रुकेगी। गाड़ी को रुकने में, उसको आसानी के साथ ब्रेक लगाने में मुश्किल पेश आएगी। लेकिन अगर आपका एक्सेलरेशन कम है और टायर और इसके दरमियान रगड़ की कुव्वत ज़्यादा है, तो आपकी गाड़ी जो है वो आसानी के साथ रुक जाएगी और वो स्किडिंग जो है वो उसके अंदर नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अगर सड़क के ऊपर बारिश पड़ी हुई है या बर्फ़ पड़ी हुई है या उसके ऊपर जो है वो सड़क ना हमवार है, तो उस सूरत में हमें अपनी स्पीड कम रखनी चाहिए, क्योंकि जब सड़क गीली होगी तो ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक आसानी के साथ नहीं लगेगी, इसलिए क्योंकि टायर और सड़क के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन की कीमत भी कम हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, फ्रिक्शन की कीमत कम होगी, तो आप आसानी के साथ जो है वो गाड़ी को रोक नहीं सकेंगे। और अगर जो है वो गाड़ी के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है या मट्टी का तेल या दूसरे तेल यहाँ पे गिरा हुआ है, मोबिलाइल वगैरह गिरा हुआ है, तो उस सूरत में गाड़ी को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा और जो है उसमें स्लाइडिंग होगी, स्किटिंग होगी और गाड़ी आगे तक जाएगी। तो जब भी बारिश वगैरह हो रही हो तो गाड़ी की स्पीड को कम रखा जाता है। हम आगे पढ़ते हैं कि ब्रेक लगाने पर जो स्किटिंग होती है उसकी क्या वजूहात हैं। यानी जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी स्किड करके आगे की तरफ जाती है। ब्रेक लग गई है, ब्रेक लगने के बाद भी गाड़ी के अंदर स्किडिंग होती है और गाड़ी बहुत आगे तक जाती है। उसकी क्या वजूहात हैं वो हम देखते हैं। गाड़ी के जो टायर होते हैं, अगर उसमें झुर्रियाँ कम हैं, यानी उसमें जो कट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं है, ये टायर है गाड़ी का और इसके टायर के अंदर ये जो कट्स यहाँ पे लगे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, अगर ये कट्स इसमें कम है, इसमें झुर्रियाँ कम हैं, तो वो टायर और सड़क के दरमियान ग्रिप जो होगी वो कमज़ोर होगी और टायर जो है वो आसानी के साथ नहीं रुक सकेगा। और दूसरा हम देखते हैं कि अगर गर्द व गुबार पड़ा हुआ है, मट्टी पड़ी हुई है, रेत पड़ी हुई है सड़क के ऊपर, तब भी जो है वो स्किडिंग होगी, तब भी वो गाड़ी जो है वो स्किड करके आगे जाएगी और जो है ब्रेक्स आसानी के साथ नहीं लग सकेंगे। और दूसरे हम देखते हैं कि अगर बर्फ़ पड़ी हुई है या पानी पड़ा हुआ है, बारिश वगैरह हुई है, उस सूरत में भी जो है वो गाड़ी के अंदर स्किडिंग होगी और वो आसानी के साथ जो है ब्रेक नहीं लग सकेगा। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि गाड़ी के अंदर से बाज़ औक़ात मोबिलाल निकलता है, बाज़ औक़ात डीज़ल वगैरह कहीं गिरा होता है या कोई भी ऐसी चिकनाहट वाली चीज़ गिरी होती है सड़क के ऊपर जिसकी वजह से सड़क जो है वो ज़्यादा चिकनी हो जाती है। उस सूरत में भी स्किडिंग होती है और गाड़ी को जब ब्रेक लगाया जाता है तो वो ब्रेक लगाने के बाद अपनी जगह पर नहीं रुकती, बल्कि स्किड करके जो है वो आगे तक जाती है। इस दौरान इस तरह के हालात में एक्सीडेंट का जो है वो ख़तरा ज़्यादा होता है। तो आप देखें कि फ्रिक्शन की कीमत ज़रा सी कम होने से, फ्रिक्शन ज़रा सी कम होने की वजह से कितने जो है वो हादसात हो जाते हैं। ये जो है कितने जो है वो नुकसानात भी हमें उठाने पड़ते हैं फ्रिक्शन के कम होने की वजह से। तो अभी हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और एक आधा न्यूमेरिकल जो है हम यहाँ पर करेंगे। जो हमारे सवालात हैं वो सवालात हम यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है वो हमारा है मिसाल नंबर 3.6 सफ़ा नंबर 93 के ऊपर है। मिसाल नंबर 3.6, मिसाल नंबर 3.6 हम इसको पढ़ते हैं
कि एक ब्लॉक जिसका वज़न 5 न्यूटन है को एक उफ़क़ी सतह पर रखा है, इस पर 2.25 की क़ुव्वत लगाई जाती है तो हरकत करना शुरू करता है। हमें इसकी मालूम करनी है, इंतहाई फ्रिक्शन मालूम करनी है, और 5 न्यूटन की उफ़क़ी क़ुव्वत ब्लॉक पर लगाई जाए तो इंतहाई फ्रिक्शन का कोएफ़िशिएंट मालूम करें। अच्छा जी, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ब्लॉक है यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ, और उस ब्लॉक को एक सतह पर रखा गया है, और इस सतह के इसका जो वज़न है यानी W है, W बराबर है 5 न्यूटन इसका वज़न है, और इस पर 2.25 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। अभी इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई जा रही है? 2.25 न्यूटन की इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, और जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो ये हरकत करना शुरू करता है, यानी हरकत अभी तक मुकम्मल तौर पर इसने शुरू नहीं की, थोड़ा सा हिलता है या हरकत करना शुरू करता है। हमने इसकी इंतहाई फ्रिक्शन की कीमत मालूम करनी है, जो है इंतहाई फ्रिक्शन यानी जो F की कीमत है वो हमने मालूम करनी है, और हमने ये मालूम करना है कि जब ये फोर्स 5 न्यूटन की होगी तो इसकी इंतहाई फ्रिक्शन का कोएफ़िशिएंट कितना होगा। इंतहाई फ्रिक्शन का कोएफ़िशिएंट कितना होगा, उसकी कीमत जो है वो हमने यहाँ पर मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डेटा निकालेंगे, और डेटा निकाल कर हम आगे सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें दी गई है जो कीमत दिया गया है W बराबर है 5 न्यूटन, इसका वज़न जो है वो हमें 5 न्यूटन दिया गया है, और जो इसके ऊपर क़ुव्वत लगाई जा रही है F वो बराबर है 2.25 न्यूटन, और हमने मालूम करनी है F की कीमत मालूम करनी है, FS मैक्स F की कीमत मालूम करनी है हमने, और हमने ये मालूम करना है कि इसमें म्यू S की कीमत जो है वो कितनी है। अगर F2 जो है वो हमारे पास कितनी हो जाए, 5 न्यूटन की फोर्स अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे तो इसकी कीमत कितनी होगी। अभी हम यहाँ पर देखें कि ये जो ब्लॉक है, जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है 2.25 न्यूटन की, तो इसमें हरकत शुरू होती है, यानी ये हरकत करना शुरू करता है। यानी ये हरकत करना शुरू करता है तो वो जो कीमत है फोर्स की, जो यहाँ पर इसको मज़ाहमत या वो फ्रिक्शन जो इसको इस तरफ रोक रही है, वो और ये दोनों जो हैं ये बराबर है। ये दोनों फोर्सेस यानी वो रगड़ की कुव्वत जो इसको रोक रही है, वो उसकी जो इंतहाई कीमत होगी वो इसके बराबर होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि F बराबर है ये है इंतहाई फ्रिक्शन। ये इंतहाई फ्रिक्शन की जो कीमत है वो इस चीज़ के बराबर है। अभी हम अगला फार्मूला लगाते हैं जो कि है F बराबर है म्यू S R। ये फार्मूला है, और हम जानते हैं कि R बराबर है W बराबर है जो हमें यहाँ पर W की कीमत दी गई है वो ये है, फोर्स की कीमत हमें दी गई है वो 5 न्यूटन है, और हम जो है इसकी कीमतें जो हैं वो इसके अंदर लिखेंगे। इसका वेट भी 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है। यहाँ पर हम इसकी कीमत लगाएंगे और जो है वो इसका जवाब जो है वो हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो Fs की कीमत हम यहाँ पर लगाएंगे। Fs की कीमत है 2.25 बराबर है म्यू S की कीमत हमने मालूम करनी है। R की कीमत जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने बताया था R बराबर है W बराबर है 5 न्यूटन। तो यहाँ पर इसको यहाँ ज़रब हो रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा, बराबर आ जाएगा म्यू S। इसको जब हम इसके ऊपर तकसीम करेंगे तो हमें इसकी कीमत मिल जाएगी, और वो कीमत हम अभी अभी मालूम कर लेते हैं। और वो कीमत हमारे पास आती है
2.25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.45। तो 0.45 जो है वो म्यू एस की कीमत हमारे पास आ जाती है। अगला हम एक आध मश्की सवाल भी करने की कोशिश करते हैं, और मश्की सवाल जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वो मश्की सवाल है सवाल नंबर 6। एक ब्लॉक जिसका वजन 10 न्यूटन है लकड़ी की मेज पर पड़ा है। ब्लॉक और मेज के दरमियान सतह पर म्यू एस की कीमत 0.5 है, जबकि म्यू के की कीमत 0.4 है। कितनी उफ़क़ी फोर्स अमल करना चाहिए कि ब्लॉक हरकत कर सके, ब्लॉक यकसा वेलोसिटी से हरकत करे। ये हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 6, आपके मश्की सवाल का सवाल नंबर 6 और सफ़ा नंबर 99। इसमें हमें बताया गया है कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक उसकी सतह पर पड़ा हुआ है, ब्लॉक का जो वज़न है वो है 10 न्यूटन, और मेज़ लकड़ी की मेज़ पर पड़ा हुआ है, और इसके दरमियान जो म्यू एस की कीमत है वो हमें दी गई है। म्यू एस की कीमत भी दी गई है, म्यू के की कीमत भी दी गई है। यहाँ पर हमें ये मालूम करना है कि कितनी फोर्स इसके ऊपर लगाई जाए यहाँ पर कि इसके अंदर जो है वो ब्लॉक हरकत करे, कि ब्लॉक जो है वो हरकत करना शुरू करे, और हरकत की कीमत कितनी होगी कि ये जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करना शुरू कर दे। मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की कीमत बराबर होगी एफ के, तो ये जिस्म जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करना शुरू कर देगा। आइए हम इसका डेटा निकालते हैं और फिर आगे सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। R बराबर है W बराबर है 10 न्यूटन, यानी जो ये वज़न नीचे की जानिब है, रिएक्शन इसका R ऊपर की जानिब है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम ये लिख लेते हैं। दूसरा हमें दिया गया है म्यू एस की कीमत वो है 0.5, म्यू के की कीमत है 0.4। हमने मालूम करनी है वो फोर्स जिसकी वजह से इसके अंदर हरकत पैदा हो। एफ इसको हम कर लेते हैं, एफ के जरिए जाहिर कर लेते हैं। वो फोर्स जो इसमें हरकत पैदा करे, ठीक है, वो फोर्स जो हरकत पैदा करे एफ के जरिए जाहिर कर लेते हैं, और इसको जाहिर कर लेते हैं जो वो फोर्स जो जिस्म में वो फोर्स जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत पैदा करे, इसकी हमने कीमत मालूम करनी है। यहाँ पर अभी हम देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। ये हम देखेंगे कि F बराबर है म्यू एस R, इसके अंदर हम कीमत मालूम ये वाली की डालेंगे, छोटे f वाली कीमत मालूम करेंगे, छोटे फोर्स मालूम करेंगे जो इसमें हरकत पैदा करेगा। म्यू एस की कीमत है 0.5 ज़रब R की कीमत हमारे पास है 10, इसका इशारिया ख़त्म करेंगे, ये इसके साथ कट जाएगा, f की कीमत आ जाएगी 5 न्यूटन। फिर हम मालूम करेंगे f बराबर है म्यू के R, कीमतें डालेंगे। म्यू के की कीमत है 0.4 ज़रब R की कीमत है 10, इसको इशारिया ख़त्म करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, F की कीमत आ जाएगी 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो फोर्स होगी जो इसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत पैदा करेगी, और ये वो फोर्स होगी जो इसके अंदर इसको हरकत देने के लिए दरकार होगी, वो होगी 5 न्यूटन। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियोस। जो एक सवाल रह गए हैं वो हम अगले न्यूमेरिकल के सेक्शन में इनको हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।